दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आपका मित्र, आपका भाई, आज फिर आपके बीच में आज आपसे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं कि कर्मचारियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या क्या समाधान है। दोस्तों, कर्मचारियों की समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक होती है उसकी व्यक्तिगत समस्या और एक होती है उसकी सामूहिक समस्या। तो आज मैं आपको ग्रीवांस एंड रेड्रेसल यानी कि समस्या और समाधान के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जो कर्मचारी की इंडिविजुअल समस्या होती है उसे वो कर्मचारी खुद अकेला फेस कर रहा होता है, वो किस प्रकार की होती हैं दोस्तों? वो उसकी होती हैं ज़्यादातर उसकी पे से रिलेटेड, यानी कि पे फिक्सेशन का ठीक ना होना, सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम का ना होना, जबकि कई बार ये जवाब दे दिया जाता है कि अब ये टाइम बार हो गया है, जबकि सीनियरिटी लिस्ट के लिए कोई भी टाइम बार नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि बिल में आपकी सैलरी का कम बनना, या आपकी सेटलमेंट के दौरान आपको कम पैसे मिलना, या मेडिकल कार्ड जिसे RLHS कार्ड भी बोलते हैं उसका ना मिलना, या आपको CG अपॉइंटमेंट, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवार को CG अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आती है, वो भी एक समस्या होती है दोस्तों। पैसे जो ड्यूज तो हैं आपके परंतु मिल नहीं रहे हैं, वो भी एक समस्या है दोस्तों। आपको MSCP ड्यू है, वो आपको नहीं मिल रही है, ये भी आपकी एक व्यक्तिगत समस्या है। इसके अलावा जैसे आपका नाइट अलाउंस है, NH है, ओवर टाइम का पैसा है, या आप PF एडवांस लेते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप नो ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, इस प्रकार की भी समस्याएं जो होती हैं वो आपकी इंडिविजुअल समस्याएं होती हैं। उसके लिए पहले तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु जब वो रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होती तो, या उसमें देरी हो जाती है तो वो समस्या का रूप धारण कर लेती है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए एक RB निकाला हुआ है जिसका नंबर है RB 157/2017, जिसके अंदर टाइमलाइन फिक्स किया हुआ है कि कौन सा काम कितने दिन में होना चाहिए। परंतु कई बार तो किसी ऑफिशियल कारण से या कई बार जानबूझ के इसमें जब देरी हो जाती है तो वो एक समस्या का रूप ले लेती है दोस्तों। इसके अलावा होती है सामूहिक समस्याएं। सामूहिक समस्याएं किस प्रकार की होती हैं दोस्तों? जैसे कि सर्विस की कंडीशन रिजोल्व हैं, वो एक सामूहिक समस्या है। टाइमली प्रमोशन ना हो सबकी, वो भी एक सामूहिक समस्या है दोस्तों। ड्यूटी टाइम्स हैं, कई जगह 12 घंटे का और 8 घंटे का चक्कर पढ़ाई रहता है, वो भी एक सामूहिक समस्या है, सभी कर्मचारियों के साथ होती है। इसके अलावा हेल्थ सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसको कि सभी कर्मचारी फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी छोटे शहर के अंदर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में तब्दील करवाना, यह भी एक सामूहिक समस्या है, सभी इससे जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा कैंटीन हो, या इसके अलावा क्लब या बारात घर हो, या इसके अलावा कॉलोनी केयर में जैसे कि सफाई का काम होता है, या कॉलोनी में रेलवे क्वार्टरों की मेंटेनेंस का काम होता है, ये भी सभी के साथ होती है, ये भी एक सामूहिक समस्या का रूप होती है। या कई बार पानी नहीं आ रहा होता है कॉलोनी के अंदर, या इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक में दिक्कत हो रही होती है, फ्लक्चुएशन आ रही है, या लाइट बार बार में ज़्यादा जा रही है, वो भी सभी के साथ जा रही है, तो वो भी एक सामूहिक समस्या है। और दोस्तों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के लिए लाइनों के ऊपर लेडीज चेंज रूम वगैरह है, ये भी एक सभी महिलाओं के साथ समस्या है, तो ये भी एक सामूहिक समस्या है। या जैसे एम्प्लॉइज विशेषकर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं उनके लिए रेस्ट रूम का होना, इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं दोस्तों, वो सामूहिक समस्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, कहते हैं समस्या है तो समाधान है, तो समाधान उनके किस प्रकार से हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी हर वीडियो के अंदर मुझसे कुछ ना कुछ बातें जरूर पूछी जाती हैं दोस्तों, पर मेरी मजबूरी है, मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता हूँ, परंतु मैं इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका समाधान किस प्रकार से हैं। जैसे दोस्तों, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, उसके लिए आप सबसे पहले सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने मंडल कार्यालय में या अपने महाप्रबंधक कार्यालय में अपने ही विभाग में अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको पता ही है कि सभी जगह कंप्लेंट बुक होती हैं, सभी ऑफिस के अंदर आप अपनी समस्या को कंप्लेंट बुक के अंदर भी लिख सकते हैं। जब जब आपके पास WLI या वेलफेयर इंस्पेक्टर आएगा, वो उस कंप्लेंट बुक को जरूर चेक करेगा, अगर आपकी कोई समस्या होगी तो वो उसका समाधान भी निकलवाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जब कभी आपके ऑफिसर विजिट पर आते हैं तब भी आप अपनी समस्या उनको लिखित में दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं। इसके अलावा जब
जब वेलफेयर इंस्पेक्टर आते हैं तब भी आप उन्हें लिखित में दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वेलफेयर इंस्पेक्टर प्रशासन और कर्मचारी के बीच में सेतु का काम करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब कभी डीआरएम का या जीएम साहब का इंस्पेक्शन होता है उससे पहले भी बहुत सारे अधिकारी प्री इंस्पेक्शन में आते हैं, उस दौरान भी बात रखी जा सकती है, आप उन्हें अपनी व्यक्तिगत समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा आप यूनियन के माध्यम से भी दोस्तों अपनी समस्याओं का सोल्व करवा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल भी हैं, अगर आपने अपने प्रयास कर लिए हैं फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है तो आप पोर्टल के माध्यम से भी उन समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। दोस्तों सामूहिक समस्याएं मैंने आपको बताई थी, उनका समाधान भी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सर्विस कंडीशन रूल है, उसको सिर्फ दोस्तों जेसीएम के माध्यम से जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है, यूनियन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में होती है, उसमें इस टाइप की समस्याएं उठाई जा सकती हैं। और दोस्तों जैसे कि टाइम क्या है, टाइमली प्रमोशन के लिए ये डिवीज़न लेवल का केस होता है दोस्तों, इसमें आप डिवीज़न लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं सामूहिक तौर पे और अपने यूनियन के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों ड्यूटी टाइम है, वो भी डिवीज़न लेवल का ही है, उसका भी यही तरीका है दूर करने का। इसके अलावा हेल्थ सर्विस का जैसे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से रिलेटेड है दोस्तों, ये सीएमएस साहब को ही पावर है इसके बारे में, और वो डीआरएम साहब से अप्रूवल लेके आपके शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो कि पूरी कंडीशन को फुलफिल करते हो उन्हें इम्पैनल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कॉलोनी केयर कमेटी है, ये सफाई और इसमें मेंटेनेंस वगैरह का है, ये आपका लोकल लेवल पे बनती हैं, लोकल स्टेशन की ये कमेटी होती है, उसमें आप ये बात उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लब और बारात घर भी ये डिवीज़न लेवल की होती है, इसमें भी आप अपने यूनियन के माध्यम से या ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इस समस्या को दूर करवा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों लेडीज़ का जो चेंज रूम वगैरह है ये भी स्टेशन पे लोकल लेवल की और डिवीज़न से अप्रूवल के बाद किया जा सकता है। और एम्प्लॉय के रेस्ट रूम का जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विशेषकर ये भी आपकी स्टेशन लेवल पे भी सोल्व हो सकती है। और साथ साथ दोस्तों इसके लिए भी डिवीज़न से आप इसकी अप्रूवल लेके इसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं सामूहिक समस्याओं के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आप इसे जॉइंट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी, यूनियन के द्वारा भी, अधिकारी स्वयं भी संज्ञान में ले सकते हैं या अधिकारी जब आपके यहाँ विजिट पर आते हैं उनके द्वारा दूर करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे पोर्टल भी हैं या और दूसरे माध्यम हैं, उनसे आप अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। वो क्या है दोस्तों, पोर्टल और दूसरे जो साधन हैं वो हैं जैसे ग्रीवांस सेल का होना, हर डिवीज़न में करीब करीब ग्रीवांस सेल हैं, आप वहाँ पे अपनी समस्या को लिखवा सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर ग्रीवांस कैंप लगते हैं, उसके माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम भी है दोस्तों कई जगह, जहाँ पे आप अपनी समस्या लिखित में भेजकर उसे दूर करवा सकते हैं। EGRS भी है दोस्तों, जैसे नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर के अंदर है। CP ग्राम है दोस्तों, अर्पण है, अर्पण पेंशनर्स के लिए है दोस्तों। इसके अलावा निवारण पोर्टल है, कॉमट्रान ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक पोर्टल है। CA3 रेफरेंस भी दिए जा सकते हैं जो कि MPML के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। एक जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं दोस्तों वो अपना बेटरमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं, उसके लिए भी एक पोर्टल है अनुभव, ताकि और कर्मचारियों को उससे फ़ायदा हो, उनके अनुभव से फ़ायदा हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे एक बहुत बड़े बदलाव के दौर के अंदर चल रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नई गाइडलाइन जारी हो रही हैं दोस्तों। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, समस्या के समाधान के लिए मेरे एक सुझाव हैं, वो अगर सभी कर्मचारी साथी माने तो उससे मुझे लगता है कि कुछ और भी फ़ायदा होगा। दोस्तों सबसे पहला तो मेरा एक है कि काम 3 प्रकार से होते हैं। एक तो काम है दोस्तों ईयरली, आपको पूरे साल का कैलेंडर और प्लान बनाना पड़ता है। एक आपका रेगुलर काम होता है जो हर महीने, जैसे बिल बनना है हर महीने बनना है, सेटलमेंट होनी है हर महीने होनी है, हर कर्मचारी को हर रोज़ अपनी सीट से संबंधित काम करना है, वो हर रोज़ करना है, वो रेगुलर काम है। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी को एक इमरजेंट प्लान भी जरूर रखना चाहिए। वो क्या होगा कि जो रेलवे बोर्ड से समय समय पर गाइडलाइन जारी हो रही हैं उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, ताकि आपका जो ईयरली प्लान है और जो आपका रेगुलर प्लान है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें देरी ना हो और आप इमरजेंट प्लान के
तहत जो इमरजेंसी में गाइडलाइन आती हैं या कोई काम आ जाता है तो वो भी करें। इससे आपका सालाना काम भी चलेगा, रेगुलर काम भी चलेगा, और इमरजेंसी में जो कोई काम आ जाता है वो भी करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ऊपर से दबाव आ जाता है या किसी अधिकारी ने किसी लेस इम्पोर्टेंट काम को आपको दे दिया, परंतु चूंकि अधिकारी ने कहा है या ऊपर से आदेश आए हैं कि इसका जवाब अभी चाहिए, तो हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाता है। हम जो अपने रेगुलर काम है उसको भूल के उस इमरजेंसी वाले या उस प्रोग्राम में लग जाते हैं जो कि हमें आदेश मिले होते हैं। उसके लिए भी हमें सचेत रहना चाहिए और उसके लिए भी हमें अपने लिए टाइम बचा के रखना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कुछ और सुझाव भी हैं। सीनियरिटी लिस्ट समय पर सही बना के रखें ताकि एक बहुत सारे कर्मचारियों की समस्याएं दूर हो जाएं। इसके अलावा MSAP जो कि साल में 2 बार दी जाती हैं उसको भी आप टाइमली करें ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा लीव जो क्रेडिट होती है दोस्तों 1 जनवरी और 1 जुलाई को होती है, आप सभी जानते हैं, वो भी टाइमली कर देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा 100 मोटो जो PPO रिवीजन होता है पे कमीशन के बाद, उसको भी हमें टाइमली अपने आप ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो चुके होते हैं वो PPO के लिए बहुत देर देर तक घूमते हैं। वो भी हमें ऐसा करके रखना चाहिए कि वो हम अपने आप ही कर लें उसको। इसके अलावा दोस्तों सेटलमेंट भी टाइमली हो, जो उसमें कार्ड दिए जाते हैं, चाहे उसका आइडेंटिटी कार्ड हो चाहे उसका RLHS कार्ड हो, वो भी हमें टाइमली साथ के साथ दे देने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप D से जो प्रमोशन होती है वो टाइमली करते रहना चाहिए ताकि अच्छा स्टफ हमें काम करने के लिए मिले। इसके अलावा C से B भी जो प्रमोशन है वो भी टाइमली कर लेनी चाहिए ताकि जो एक ऑफिसर का क्रेज़ होता है वो कर्मचारियों के अंदर बना रहे। अगर हम उसमें लेट करेंगे तो बहुत सारे आदमी जो अच्छे होते हैं और रिटायरमेंट के आसपास होते हैं उनके अनुभव का हम इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और दोस्तों GDC रेगुलर बेस पे हो जानी चाहिए ताकि जो इंटेलिजेंट कर्मचारी होते हैं, उन इंटेलिजेंट कर्मचारी जो कि जूनियर होते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों बेंचमार्क, ट्रेड टेस्ट, सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन वगैरह टाइमली हो, इसी से बहुत अच्छे तरीके से समस्याएं कम हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा रेलवे बोर्ड का RB नंबर 157/2017 है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों अगर काम करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम ज़्यादातर अपनी समस्याएं वो कम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कहते हैं कमियां सभी में होती हैं परंतु अपनी कमी नज़र नहीं आती है। क्या कहते हैं, राइट और ड्यूटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमें अपने राइट तो अपनी समस्याओं के रूप में दिखाई दिए हैं परंतु हमारी क्या ड्यूटी है ये हमें दिखाई नहीं देती है। हम लोगों को ऐसा चाहिए कि हम रेलवे में एक टीम वर्क के हिसाब से काम करें, एक सिस्टम से काम करें। जरूरी नहीं है जितनी भी समस्याएं ज़्यादातर कार्मिक विभाग से हैं दोस्तों, इसके अलावा भी तो समस्याएं हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाला अगर कॉलोनी में अच्छे से लाइट वगैरह को चेक ना करे तो समस्या है। पानी के लिए जिसकी ड्यूटी है वो पानी वगैरह के लिए टाइम पे काम ना करे तो ये भी है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का गाड़ी अगर कुछ देर के लिए पीट दे तो वो भी एक समस्या है दोस्तों। सिग्नल वाला टाइमली सिग्नल ना करे तो वो भी एक समस्या है। आओ हम मिलकर सभी एक ऐसा माहौल बनाएं कि रेलवे में किसी को किसी प्रकार की समस्याएं ना रहें या हों तो बहुत कम हो। और ये जब हम ठान लेंगे तो दोस्तों हम ये ज़रूर करेंगे। मैं आपको अपनी एक लास्ट में बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिल जीतने का मकसद रखो यारो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर ही खाली हाथ गया था। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल मुकेश शर्मा रेलवे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।